नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में 24 मिसाइल अटैक किए, 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और पाकिस्तान ने क्या हिमाकत की। पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात में भारत के अलग अलग जगहों पर 8 तकरीबन कह लीजिए 15 शहरों में अलग अलग जगहों पर मिसाइल अटैक किया, लेकिन सारे अटैक फेल हो गए। भारत ने हवा में ही उनके मिसाइल को मार गिराया। हमले नाकामयाब हो गए, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। और भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या है इसका मतलब? ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो पाकिस्तान के साथ अब क्या होने वाला है और किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से भारत में जो मिसाइल फेंके गए थे, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, उनको नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। ये सब कुछ हम समझेंगे। हमारे साथ हैं एयर मार्शल संजीव कपूर, रिटायर्ड। सर, थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए। ये जो पाकिस्तान ने अब ये हिमाकत की है, 15 मिसाइल अटैक किए अलग अलग शहरों में, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पूरी तरह से लॉक किया उन मिसाइल्स को और उनको नष्ट कर दिया। ये कैसे हुआ? मैं कहता भी आया हूँ कई जगह पे, पाकिस्तान आर्मी की एक अलग छवि है उनके देश में। तो जब हमने उनके 9 टारगेट्स पे हमला किया और 71 वॉर के बाद ये पहली बारी ऐसा है कि पाकिस्तानी पंजाब में खुल के उनके टारगेट्स पर अटैक किया गया। उनका जो हब सेंटर है भावलपुर, जहाँ पे उनकी टेररिज्म का हेडक्वार्टर है, और जो मुरीद के है जो लाहौर से जस्ट 20 किलोमीटर दूर है, जब वहाँ पे प्रिसाइज टारगेटिंग हुई तो कहीं ना कहीं उनको बौखलाहट हो गई, क्योंकि आज तक उनकी पाकिस्तानी पंजाब को वो इतना सिक्योर मानते थे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सके कि इनके ये टारगेट्स हमारे अटैक हुए हैं। तो उनकी जो देश में अपने जनता के सामने जो बेइज्जती हुई है, उसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए उनको रिटेलिएटरी अटैक करना था। तो उन्होंने कल की रात 15 बेसिस के ऊपर, हमारे मेनली एयर बेसिस थे एंड कुछ आर्मी के बेसिस थे, ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर से लगे हुए अवंतीपुर श्रीनगर से शुरू करते करते और यहाँ रन ऑफ कच्छ तक इन्होंने अटैक किया। अब भारत ने क्या किया था इस दौरान कि रशिया से हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। अब आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि S-400 होता क्या है। S-400 ट्रायम्फ नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ये बहुत ही उत्तम लेवल का एक एयर डिफेंस रडार होता है। इसकी जो रेंज है, ये करीब 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के हवाई जहाज, बॉम्बर, उनके मिसाइल्स और उनके ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेता है 400 किलोमीटर दूर से। तो इट मीन जब हमने भारत के बॉर्डर पे लगाया है तो तकरीबन का तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमारी नज़र में है। वहाँ से अगर कुछ भी छूटता है तो ये रडार पकड़ लेते हैं। ये रडार एट एक गिवन टाइम में 80 टारगेट्स को 80 एक साथ तो इट मीन्स अगर 80 टारगेट्स उन्होंने छोड़े हमारी तरफ, सारों को एक ही रडार पकड़ सकता है इनका, और उसमें से 36 को अकेला न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब 80 वो पकड़ लेगा और 36 को एक साथ निकाल कर देगा। और रेंज उसकी देखिए, हाइट कम से कम तो 30 किलोमीटर, मतलब 1 लाख फुट की ऊंचाई तक से इसको मार कर सकता है। और इसके अंदर 3 तरह के वेपन्स लोड होते हैं। इसके अंदर लॉन्ग रेंज होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग है। बट आप जनरल पब्लिक की जानकारी के लिए, वहाँ से भारत के अंदर पेनिट्रेट करना किसी भी चीज़ के लिए बहुत, और यही हुआ। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपना फेस सेविंग बचाने के लिए उन्होंने बॉर्डर तक क्रॉस कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने वहाँ से मिसाइलें दागी जो कि हमने नष्ट कर दी। अब जैसे ही हमने कल उनको कहा था कि हमने आपके टेररिस्ट कैंप्स को न्यूट्रलाइज किया, हमने आपके किसी भी मिलिट्री, अब यहाँ तो कोई टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो उन्होंने हमारे डिफेंस टारगेट्स को इंस्टॉल किया। तो अभी भारत ने कल वो सारे रात को नलीफाई कर दिए, और आज सुबह से लेके पाकिस्तान के जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बेसिकली HQ-9 है, रडार सिस्टम है इनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो इन्होंने चाइना से खरीदा है। अब नई विपदा ये है कि जो चीनी सामान इन्होंने खरीदा है, ना तो कभी चीन में प्रयोग हुआ है और ना इनके देश में प्रयोग हुआ है, तो चीनी भी कहीं ना कहीं मन में घबराए हुए हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा वो करेगा। तो ये जो HQ-9 वाले हैं, इनको आज हमारे एक कामाकाजी ड्रोन होते हैं। कामाकाजी आपके व्यूअर्स के लिए, कामाकाजी एक वर्ड होता था जो कि
जापानीज ने कॉइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कामाकाजी जो पायलट्स थे वो अपने जहाज के समेत उस एनिमी के टारगेट के अंदर घुस जाते थे, अपनी जान निछावर करते थे, दुश्मन के इलाके में जाते थे और स्ट्रैप बांध के बॉम्ब लाद के, क्योंकि अगर वो टारगेट में बॉम्ब मारेंगे तो बॉम्ब लगेगा नहीं लगेगा, उसके बाद जब वो वापस आ रहे हैं तो उनको गोलियां लगेंगी, बचेंगे नहीं बचेंगे, तो अपने देश के प्रति जहाज को साथ में लेके, बॉम्ब को साथ में लेके, वो पूरा जहाज लेके ही अंदर घुस जाते थे। तो वहाँ से वर्ड आया कामाकाजी। अब भारत ने ये कामाकाजी ड्रोन है भारत के पास, तो इसका ये मतलब है कि वो ड्रोन बॉम्ब नहीं गिराएगा, वो ड्रोन पूरा का पूरा बॉम्ब समेत उस टारगेट पे जाके भिड़ेगा। और यही हुआ है जो भारत ने किया है। तो भारत ने अभी से थोड़ी देर पहले, करीब 5-6 घंटे पहले, पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सेटअप्स हैं, लाहौर, जो कि मैं बार बार कहे जाता हूँ हर चैनल पे आपके, कि लाहौर सबसे वेल प्रोटेक्टेड है इनका। पाकिस्तानी पंजाबियों ने उसको ऐसा प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसका जो एयर डिफेंस है वो भी ख़त्म कर दिया है। और वो ही नहीं, गुजरावाला, सियालकोट और इनके जितने भी फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं, सारे के सारे 15 से 20 के बीच में इनका पाकिस्तान क्रिकेट लीग के मैच चल रहे थे, वो भी इन्होंने अभी रोक दिए हैं। मैंने अभी पढ़ रहा था, तो उसको कराची में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पूरे इस वक्त पाकिस्तान में बहुत डर का माहौल है। एंड उन्होंने कभी देखा नहीं है कि उन्हीं के सामने उनके बड़े बड़े शहरों में ऐसे विस्फोट हो रहे हैं। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का भारत ने ध्वस्त किया है, तो इसके बाद क्या माना जाए कि ओपन एरिया है अब भारत के लिए? आप नहीं, पूरा नहीं, बहुत पूरा एक जैसे आपकी टेबल है तो हर जगह लगे हुए हैं। हाँ। तो हमने अब एक विंडो खाली कर दिया है। अब यहाँ पे उनका एयर डिफेंस बहुत वीक है या ना के बराबर है, तो अगर हम चाहें तो उसके अंदर से अपने जहाज अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे को एक विंडो मिल गई है। तो जैसे सुरंग में घुसने के लिए या किले में किला में जाने के लिए, तो उस एनालॉजी से आप इसको ले सकते हैं। सर, इस ऑपरेशन में ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ था? सब कुछ ही ऐसा है जो पहले नहीं हुआ। आपके व्यूअर्स के लिए, भारत ने जब 2019 में, अगर आप रिकॉल करें तो 2016 में उरी हुआ, तो उस टाइम पे देश की अंदर की उनकी जो व्यवस्था थी देश की, वो ठीक नहीं थी। तो उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए लोगों का अटैक किया, तो भारत ने अटैक किया, बट हमने तब उस एक टेरर कैंप निकाला। फिर 2019 में उन्होंने पुलवामा किया, तो हमने बालाकोट किया, तभी भी हमने उनका वो टेरर नेटवर्क निकाला। बट अब उस टाइम फिर देश के हालात इनके ठीक नहीं थे, तो भारत ने तब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस निकाला। अब जब 2024-25 में जब उन्होंने अटैक किया है, इनकी आपस की अंदरूनी हालत बहुत ही ख़राब है। तो मैं आपके यहाँ पे भी कई बार कह चुका हूँ कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे वो ईरानियन बॉर्डर हो, चाहे सिंध में पानी की प्रॉब्लम हो, इनकी आर्मी पूरी तरह अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत हद तक व्यस्त है। अब इन्होंने ये ध्यान भटकाने के लिए इस बार आसिम मुनीर ने गलती ये कर दी कि उन्होंने स्पेसिफिकली हिंदू टारगेटिंग की इस ऑपरेशन में, और उन्होंने 26-27 निहत्थे लोगों को मार दिया। अब जो ये रिटेलिएशन हुआ है, वो कभी भी 3 जंगों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने इंडस का पानी बंद कर दिया। हाँ। 1960 से कितनी जंग हो चुकी हैं, 65 की युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, 26/11 हुआ, मतलब आप गिन सकते हैं, अक्षरधाम अटैक हुआ है। भारत ने आज तक कभी भी उस ट्रीटी को छुआ नहीं। मतलब ये रिगार्ड था कि चलो, बट इस बारी स्टार्ट होने से पहले ही भारत ने वो ट्रीटी को एवेंस में कर दिया। तो ये सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए कि कितना सीरियस है भारत इस वक्त इस चीज़ को लेकर। और प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने हर फोरम से बोला है कि हम नहीं बढ़ाना चाहते, बट अगर आप मजबूर करोगे तो हम, तो इसीलिए जो हमने एक्शन लिया, जो कल आधी रात को 1:40 पे हमने एक भी मिलिट्री टारगेट, आप 2 किलोमीटर दूर है वहाँ से मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, बट हमने उसको नहीं छुआ। हमने भावलपुर में इनका जो एयरबेस है और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, इनके लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर से कुछ ही कोच, जब हम वो स्पेसिफिक टारगेट कर सकते थे, इनको भी कर सकते थे। बट हमने ये नहीं किया, हमने उनको दर्शाया है कि हम कैपेबल हैं, और हम 24 मिसाइल्स के साथ इनके 9 टारगेट्स को हमने
मतलब हमने ये किया है तो हम ये कर सकते हैं, प्रिसाइजली कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। हम आतंकवादियों पर ही हमला कर रहे हैं। हाँ, तो कल हमने वो किया, अब इन्होंने रिटेलिएट करना था। अब हमारे पास तो क्या नहीं, कहाँ मारेंगे, हमारे पास टेररिस्ट कैंप तो है नहीं। तो अब इन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, इसीलिए हमने आज रिटेलिएट किया। तो अब सर, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आर्मी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका हम क्या मतलब समझें? देखिए, ये एक टर्म कॉइन की गई है इस ऑपरेशन के लिए। तो इसमें अल्टीमेट एम है कि जो इनका टेरर नेटवर्क है उसको जड़ से उखाड़ना। अब ये इसके लिए कुछ भी है, और हर कोई जानता है कि इस टेरर नेटवर्क पाकिस्तान एक ऐसा विचित्र देश है। कल आपने देखे होंगे जैशे मोहम्मद के जो सीनियर लीडरशिप मारी गई है, उसके फ्यूनरल में आर्मी उनको सैल्यूट करके उधर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बिहाफ से एक रीथ रखा गया और पूरी आर्मी उनको वो दे रही है। एक ऐसा देश है, एक टेररिस्ट के लिए आर्मी उनका फ्यूनरल कर रही है, बट वही आर्मी जब उनके अपने लोग कारगिल में मर रहे हैं या बलूचिस्तान में मर रहे हैं या जाफर एक्सप्रेस, उनके शव लेने के लिए मना कर देती है। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरी सोच में एक कॉमन आदमी, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति इमीडिएटली पकड़ लेता है कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं अंदर से जो गुबार है या उनको वो है, वो एक शेप लेगा इंटरनली ऑल्सो, एंड भारत की तरफ से ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा। भारत क्या आज रात में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, या पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा, या उसको लग रहा है कि नहीं हमने अपना काम करके मैसेज दे दिया अपने देश को? अब उनके पास ये शतरंज की गेम है। मैंने जब पीछे भी कई चैनल्स में बोला था कि भारत जब ये 14 दिन लिया प्रिपेयर करने के लिए, तो हम एक चेस की गेम लीजिए कि उन्होंने एक चाल चली, हम उसके जवाब में दूसरी चाल करेंगे। अब जैसे उसने दूसरी चाल रखी, हम सारे विकल्प देखते हैं, फिर उसके बाद उसने एक तीसरी चाल चली, हम चौथी चाल चलेंगे। ऐसी 20वीं चाल तक हमने प्लान किया है कि कहाँ इसको एस्केलेटरी लैडर बोलते हैं। तो एस्केलेशन में वो कहाँ तक ले जाना चाहता है, एंड लास्ट स्टेप इज़ न्यूक्लियर। तो अब ये आज सेकंड स्टेप है। तो उन्होंने हमारे 15 ठिकानों पे डिफेंस के अटैक करने की कोशिश की, हमने उनके एयर डिफेंस वाले हटा दिए। अब अगेन बारी उनकी है डिसाइड करने के लिए कि वो कैसे, अगर तो वो चाहते हैं कि रफा दफा कर दें तो वो चुप रहेंगे तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा, बट अगर वो बढ़ाते हैं तो फिर हमारे विकल्प खुले। सर, लेकिन उनको भी तो समझ में आ रहा होगा कि भारत 24 मिसाइल भेजता है, 24 जगह पे जाके पड़ती हैं प्रिसाइसली, ठीक है। हम 15 भेजते हैं, 15 हवा में मार देता है, तो हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं? ये उनको करना है, बट वो ये सब कुछ जानते हैं मन ही मन में, बट उनकी एक ऐसी छवि उन्होंने सारे के सारे युद्ध हारे भारत से, बट उनकी जनता को ये बताया है कि हम सारे युद्ध जीते हैं। ये देश है वो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर बांग्लादेश में दिए हैं, बट उनकी कहीं किताबों में नहीं है। उनका ईस्ट पाकिस्तान का टुकड़ा होकर बांग्लादेश बन गया, वो कहीं किताब में नहीं है, सिर्फ कश्मीर और यही है। तो वो एक नरेटिव बुन के अपनी जनता को देते हैं, जनता वो नरेटिव, फौज को उन्होंने सर आँखों पर बिठा रखा है। बट अब क्या है कि धीरे धीरे अब इमरान खान जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में है। तो एक लोगों के मन में इमरान खान के प्रति सहानुभूति है, एक लोगों के मन में आर्मी के प्रति थोड़ा सा गुस्सा है कि वो ये लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। ऊपर से भारत ने पानी बंद कर दिया, उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जो बेसिक चीज़ है वहाँ पे पेट्रोल हो गया, खाना हो गया, आटा, ये उसकी कमी है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए जो सबसे बड़ा स्टेप भारत ने लिया वो वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। भारत इतना मैच्योर डेमोक्रेसी और इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन है कि दुश्मन होने के बावजूद भी हम उनको दवाइयाँ, नमक, आलू, प्याज, टमाटर, जो बेसिक हैं वो भारत से अभी भी बाय रोड जाता था, तो अब वो भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके देश में इन सब चीज़ों की कमी महसूस हो रही होगी इस वक्त, और वो रियलाइज़ करेंगे और उनकी जनता रियलाइज़ करेगी। आई डोंट नो आर्मी कब रियलाइज़ करेगी, तो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद ही होगा। जो पाकिस्तान के एनएसए हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो जो हमारे एनएसए हैं जी डोवल, उनसे मिलना चाहते हैं,
लेकिन वो स्ट्रेचर ही मैच नहीं करता है ना, वहां के कहाँ यहाँ मैच, ये मतलब क्यों? एक तरफ तो आप हमले कर रहे हो, कल जब अटैक हुआ उसके बाद दिन में उनके वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि अगर भारत यहीं रुक जाएगा तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, और आपने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन उसके बाद रात में मिसाइल छोड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि एनएसए से बात करनी है। चाहता क्या है, क्या करना चाहते हैं? वो फेस सेविंग के लिए। अब एक छोटा बच्चा किसी बड़े को थप्पड़ मार के दौड़ जाता है, अब बड़ा उसको कई बार समझाता है मत करो ऐसा, मत करेगा, एक दिन बड़ा बच्चा उसका गिरेबान पकड़ लेता है। अब उसको फेस सेविंग करना है तो वो कुछ बहाने में जाएगा, कुछ ये करेगा, बट ओपनली माफ़ी नहीं मांगेगा। तो वो उस स्थिति में है कि वो कुछ वे आउट ढूंढ रहा है। तो वो अमेरिका को रिक्वेस्ट करेगा, अभी वो चीन को रिक्वेस्ट करेगा, वो यूरोपियन यूनियन को रिक्वेस्ट करेगा, उनके कई अलाइज हैं, टर्की हो गया, अर्मेनिया हो गया, तो इनसे दबाव डलवाएगा। तो उनकी OIC इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे दबाव डलवाएगा। तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग करके इसको रुकवाने की कोशिश करेगा, ये मेरी मानना है। सर, कल मैं सुन रही थी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो संसद में बोल रहे थे वहाँ की, ये लोग झूठ किस स्पीड से बोलते, कह रहे हैं कि हमने राफेल मार गिराए भारत के। अगर कोई देश, किसी देश का कोई ऐसा फाइटर जेट या कोई भी मार गिराता है तो उसके कुछ सबूत भी तो होते होंगे जो देने पड़ते होंगे, जिनसे ये तय होता होगा कि हाँ आपने कार्रवाई की और इसमें नुकसान हुआ। इसका क्या नॉर्म है और ये कैसे तय होता है? अभी इसको फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। हर युद्ध में, जैसे पिछली जब हुई थी बालाकोट, तो अभिनंदन के हवाई जहाज ने F-16 गिरा दिया, तो इन्होंने रिटेलिएटरी एक मिसाइल फायर की जिससे अभिनंदन के जहाज़ में लगी। अब ये जो मिसाइल फायर की, ये F-16 से फायर की, उसका नाम AMRAAM है उस मिसाइल का। अब इनका ऐसा एक विचित्र देश है, जो AMRAAM मिसाइल अमेरिका ने दी है वो उस एग्रीमेंट से दी थी कि इसका प्रयोग भारत के अगेंस्ट नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है और काउंटर टेररिज्म के लिए है, बट इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तो उन्होंने वो मिसाइल उस पर लोड की F-16 पे और अभिनंदन के जहाज पर। उसके जो टुकड़े मिले, वो टुकड़े ला के अगले दिन रजौरी से साउथ ब्लॉक में बालाकोट के बाद दिखाए गए दुनिया को कि ये अमेरिका की मार्किंग है, ये AMRAAM मिसाइल है, ये F-16 से फायर हुई है। बट आप देखिए उसके बाद इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो वो F-16 अगर MiG-21 से ठुका है तो अमेरिका के लिए बेइज्जती है, और अगर AMRAAM फायर किया है और वो उनकी ट्रीटी के खिलाफ है, तो कुछ सालों में वो चीज़ें बिल्कुल बंद सी हो गई। तो क्या हकीकत है, क्या झूठ बोलते हैं, पुराने क्लिप्स लगा के, पुरानी फ़ोटोज़ लगा के, डॉक्टर करके उस पर लिख के भेज देते हैं। तो इसको क्लैरिटी नहीं है। भारत भी क्लेम कर रहा है, हमने भी उनके कुछ एयरक्राफ्ट शूट किए, वो भी कुछ क्लेम कर रहे हैं। तो क्लेम काउंटर क्लेम हर जंग में चलता रहता है। लेकिन भारत का कम से कम ये रिकॉर्डेड ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो चीज होता है वो मानता है, हमारे यहाँ ओपननेस बहुत है, विजिबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी मुझे मतलब आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन एक्चुअल, आई हैव नो नॉलेज, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इस टाइम पे थोड़ी सी सस्पिशियस होती हैं जो निकलती हैं। और जो इस वक्त चाइना है, जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का ही है पाकिस्तान के पास, हाँ, लेकिन उसकी जो हालत हुई है, तो अब चाइना को भी तो डर लग रहा होगा कि अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचने जाएगा अपने इन चीज़ों को, तो किस तरह से वो कहेगा कि पहले टेस्ट में आपके सिस्टम तो फेल है। तो इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो आज तक कहीं यूज़ नहीं हुए दुनिया में। उन्होंने बहुत जगह बेचे, चाइना ने भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, अभी तक नहीं लड़ी। तो वो धनाधन प्रोड्यूस किए जा रहा है, बट वो बैटल फील्ड में जहाँ टेस्ट हुए हैं वो नहीं है। तो जो इनका सामान है यूरोप का या रशिया का, वो यूज़ होता है, तो वो उस पर रिफाइनमेंट करते रहते हैं कि हमने ऐसा प्लान किया था, ये वेपन यहाँ तक गया, ये बॉम्ब इतनी दूर तक गया, हमने ऐसे टारगेट किया था, हमारे रडार ने ऐसे, वो लाइव यूज़ होता है। इनके अभी तक कहीं यूज़ नहीं हुए, तो ये दिक्कत है। पाकिस्तान की स्थिति भारत के सामने, हम डिफेंस उसमें ही बात करें कि क्या है, मतलब कहाँ पे ठहरता है, कितना है? सी, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस इज़ अ प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके व्यूअर्स को भी, दे आर ए वेरी प्रोफेशनली वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड आर्म फोर्सेस। अब कहाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके पास जो हथियार हैं वो भी इम्पोर्टेड हैं, एंड मेनली उन्होंने क्या किया कुछ सालों में, तुर्की से, चीन से, अर्मेनिया से लेके कुछ अपने यहाँ इंडिजिनस फैक्ट्रीज लगाई हैं। तो जो GF-17 उनका जहाज़ है, वो आप विचित्रता देखिए, चीन में वो जहाज़ FC-1 कहा जाता है, उनका जो लड़ाकू जहाज़ है, वो चीन खुद अपने लिए नहीं बना था।
चीन ने वो टेक्नोलॉजी दी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की एक जगह है कामरा, कामरा में उनकी एक एरोनॉटिकल एजेंसी है, वो जहाज कामरा में बनाने स्टार्ट हुए और वहाँ से पाकिस्तान से बन के ये इन्होंने म्यांमार और नाइजीरिया को बेचना शुरू कर दिया। और वो जहाज जो ओपन सोर्स में आ रहा है थोड़ी घटिया क्वालिटी के है। तो अब वो आज तक कभी युद्ध में भाग लिया नहीं और उनकी जो क्वालिटी है उस पर भी डाउट है। और चीन ने अपनी एयरफोर्स में वो जहाज इंडक्ट ही नहीं किए। तो आपने एक चीज़ बनाई, अपने लिए नहीं की, उसको पाकिस्तान को दे दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनके मन में भी ऐसा होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं या आज तक प्रयोग नहीं हुए। तो ये चीज़ें हैं मेरे हिसाब से उनके मन में। पहलगाम क्या आसिम मुनीर का मिस कैलकुलेशन हो गया? क्या ये सोचा नहीं था कभी भारत ऐसे करेगा? वो पूरा सोचा समझा था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 16 अप्रैल की उनकी तकरीर सुने तो उन्होंने जो बोला उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सामने बोला कि हिंदुओं और मतलब कभी एक नहीं हो सकते, टू नेशन थ्योरी है, वो दुश्मन है हमारे, हम ये वो। तो ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी एंड ही वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट पीपल ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। उसी के 6 दिन बाद उसने पहलगाम में की, वो भी ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। एंड इतने बदमाश हैं, उन्होंने जब ये बॉर्डर बंद किया, अभी ये बंद किया, तो अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने ये बोला कि वाघा बॉर्डर बंद है, फलाना बंद है, बट सरदारों के लिए हमने जो गुरुद्वारा है वो खुला रखा है। सो दे वांट टू डिवाइड यू एट एवरी प्लेस एंड दे फेल्ट के इस मूव से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, टारगेटेड किलिंग्स होंगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगी। तो ये उनकी कैलकुलेशन में था और उन्होंने तैयारी पहले ही की थी। मतलब ये ही न्यू एंड इसके कई कारण हैं। मतलब ही वांटेड टू टेक अपनी जनता का ध्यान उनकी इंटरनल प्रॉब्लम से बाहर। ही वांटेड इंटरनेशनल अटेंशन, ही वांटेड हेल्प फ्रॉम चाइनीज़ एंड अमेरिकन्स एंड ब्रिटेन। तो और वो भी गोरे आदमी भी खुश रहते हैं कि सब लड़ते रहें तो उनके हथियार बिकते रहें। तो इसके लिए विन विन था सबके लिए, चीन के लिए भी। अब चीन नहीं चाहता कि भारत राइज करे, तो उनको एक और मिल गया कि हमारे दुश्मन के साथ ये लड़ लेगा तो इनकी इकोनॉमी भी नीचे होगी, हमारे हथियार भी बिकेंगे। तो इट वाज अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। सो दैट्स व्हाई आसिम मुनीर टुक दिस डिसीजन मे बी टू डू पहलगाम। सर, इतने सालों में इस तरह के अटैक मोदी सरकार के आने के बाद हुए हैं। मुंबई हमला हुआ, इतना बड़ा हमला था, लेकिन उसके बावजूद भी हम डोजियर पे डोजियर देते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। हमारी सेना हमेशा से इतनी ही कैपेबल है, उसमें कोई कभी किसी को शक है ही नहीं इस देश में। लेकिन इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का कितना रोल होता है? जब ऐसा बहुत रोल होता है। देखो, फौज हमेशा जब भी कुछ ऐसी घटना होती है, जब बुलाया जाता है तो फौज हमेशा बोलती है कि हम तैयार हैं, आप बताइए क्या करना है। बट इन दी एंड जो डिसीजन होता है वो पॉलिटिकली होता है। अब पॉलिटिकली अगर वो वीक पड़ जाएं, उनको एस्केलेशन से डर लगता है। और इस टाइम पे क्या रहता है इन डिप्लोमेसी, जो दूसरे देश हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव डालना शुरू करते हैं। अगर आपने देखा होगा 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी शुरू हो गए वहाँ से कि इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट डू रेस्ट्रेन। तो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, कोई और देश के लोग बोल रहे हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं और चीन के विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि रेस्ट्रेन होना चाहिए रिलेशंस बनने। तो ये सारी चीज़ें अपनी गैलरी के लिए और ऑडियंस के लिए होती है। बट देश के अंदर जो मुख्य जो नेता है, अगर वो संकल्प कर ले कि मुझे एक्शन लेना है, तो फौज विल ऑलवेज। और जवाब उसी तरह का हमारे विदेश मंत्री ने दिया था कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, अगर साथ देना है तो दीजिए। शायद ये भाषा इससे पहले कभी भारत ने बोली नहीं बोली। सी वी आर बिकमिंग, अभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। अभी 4 दिन पहले भारत हैज ओवरटेकन जापान एंड बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी आर ग्रोइंग। अब जैसे आप ग्रो करते हो, आपको बाकी बॉडीज नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी उसका भी एक भाग है। सर, थैंक यू सो मच। आपसे फिर बात करेंगे जैसे जैसे, क्योंकि अभी लग रहा है कि ये लंबा चलेगा, तो हम बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।